हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज है हमारा बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? तो चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो उस केस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें से एक मैथ है, तो मैंडेटरी है आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। बट यहीं पे अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो उस केस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, और ये तीनों आपको पढ़ने होंगे। बायोलॉजी में नीट के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन जूलॉजी के और 45 क्वेश्चन बॉटनी से होते हैं, और 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। तो आपको पता है, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री है, वहाँ पे आपको बेसिक लेवल की कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए पहले से ही। और फिजिक्स में भी आपको पता है, आपको डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज सब कुछ करने होते हैं। तो क्योंकि हम आगे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और हम जब यानी उस समय बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तो उस टाइम पे हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो और इन चीज़ों को समझने के लिए डेरिवेशंस, पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस के लिए हमको जितनी मैथ्स आनी चाहिए वो हम बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस में कवर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि हम बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहला आंसर तो इसका एक यही है कि यानी इनका यूज़ आगे फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी कंडीशंस में आपको देखेंगे बेस सेम होगा उस केस में, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, और अगर डिवाइड हो रहा है अगर बेस सेम है तो उस केस में जो एक्सपोनेंट्स होंगे उन माइनस होंगे। एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई वाला केस भी आप देखेंगे। तो एक तो इसका सबसे पहला आंसर यही है कि इनका यूज़ आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसका सेकंड यूज़ है वो हम आगे स्लाइड पे देखते हैं। The need for exponents and powers. इसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पे एक 3 डिजिट वाला नंबर लिखता हूँ और एक यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 126 इज ग्रेटर देन 100। 126 100 से बड़ा है। आप इन्हें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और यहीं पे आपसे मैं कहूँ कैलकुलेट करने की, आप से अगर मैं मल्टीप्लाई करने कहूँ इन नंबर्स को, तो आप इजीली मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। इन्हें आप इजीली राइट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक 4 डिजिट वाला नंबर देता हूँ। तो आप इसे भी इजीली रीड कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, राइट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक नंबर दूं जिसमें 30, 31, 35, 40, 42 इतने डिजिट्स हैं, इतना बड़ा नंबर।
जैसे कि यहाँ पे सन का मास दिया हुआ है, इसमें वही नियरली 31 के करीब डिजिट्स हैं। तो इस टाइप के नंबर को, अगर इस टाइप के मैं 2 नंबर्स आपको दे दूं, तो आप देखेंगे कि आपको इस टाइप के नंबर को राइट करने में, रीड करने में, इस टाइप के 2 नंबर्स को कंपेयर करने में, ऐसे 2 नंबर्स को कैलकुलेट करने, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो है हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इन इतने सारे डिजिट्स वाले नंबर्स को एक ऐसी फॉर्म में हम इसकी हेल्प से चेंज करते हैं जिनको रीड करना, राइट करना, कंपेयर करना और कैलकुलेट करना इजी होता है। और ये कैसे होता है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो देखते हैं स्लाइड पे क्या लिखा है। इन मैथमेटिक्स एंड साइंस वी फ्रिक्वेंटली डील विद एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यानी कुछ इतने बड़े नंबर्स हैं जिनमें हम जिनको रीड करने, राइट करने, कंपेयर करने और कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे बहुत छोटे नंबर्स भी होते हैं, उनमें भी हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का मास। ये इतना छोटा नंबर है, इसको अगर आप राइट करेंगे या रीड करेंगे, कंपेयर करेंगे, या कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कभी कैलकुलेशन हम करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को हम का स्क्वायर या क्यूब करें, तो उस केस में इनको 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और इतने बड़े नंबर को लिखेंगे अगर हम, तो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज़ करके इसको एक डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, जिससे हम इजीली रीड कर सकते हैं जिसको, और राइट कर सकते हैं, कंपेयर और कैलकुलेट कर सकते हैं। In mathematics and science, we frequently deal with extremely large and extremely small numbers. For example, the mass of the sun is approximately, जो नीचे दिया हुआ है. Also, the mass of an electron is approximately, जो हमें ये दिया हुआ kg में. Such numbers are difficult to read, difficult to write, difficult to compare, difficult to use in calculations. To overcome these difficulties, we use exponents and powers, which provide a shorter and more systematic way of writing numbers. Okay? अब आप एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000. ओके, तो क्या हम 1000 को इस तरीके से 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरीके से लिख सकते हैं? यस. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 10 है 3 बार आया है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ. 10 लिखा बेस में, और ऊपर कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ. तो ये जो एक फॉर्म जो बनी है, इसको हम इस 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. ओके, यानी कि ये 10 जो नीचे बेस में लिखा हुआ है और इस तरीके से ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये फॉर्म इस 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है.
अब ये चीज़ देखिए, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये नीचे 10 लिखा है, इसको हम बोलते हैं बेस। ओके, और ये ऊपर 10 के ऊपर जो 3 है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो है 10 नीचे लिखा हुआ है, इसको हम बेस बोलते हैं, और ऊपर 3 लिखा है एक्सपोनेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पावर। मे भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को क्योंकि हम पावर बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से पढ़ देते हैं कि 10 की पावर 3, 10 रेज टू दी पावर 3। भले ही हम वैसे पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको टेक्निकल वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जब ये पूरा एक्सप्रेशन होता है, इसको पावर बोलते हैं। जो जो नीचे 10 लिखा है, इसको बेस बोलते हैं, और ऊपर जो 3 लिखा है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जिससे कि अगर हमसे कोई पूछ ले इस तरीके से कि बेस कौन सा, एक्सपोनेंट कौन सा, तो पावर कौन सा है, तो हमको पता हो। तो उसके लिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो नीचे 10 है वो बेस है, ऊपर 3 है, जो एक्सपोनेंट है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर बोलते हैं। ओके, लेकिन हाँ, हम पढ़ इसी तरीके से देते हैं कि 10 की पावर 3, 10 रेज टू दी पावर 3। लेकिन कोई आपसे पूछे, उस टाइम पे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, तो इसलिए हमने आपको ये चीज़ बताई है। और ये चीज़ 7th 8th क्लास की NCERT में भी लिखी हुई है, हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। Base, exponent and power. In this expression, 1.48 into 10 raised to the power 27, 10 is called the base। यहाँ पे जो 10 है इधर लिखा हुआ है, ये वो बेस है। और 27 is called the exponent, and 10 raised to the power 27 is called a power. Okay, the exponent indicates how many times the base is multiplied by itself। तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पे क्या बताता है कि जो बेस है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। 10 to the power 27 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 27 टाइम्स। यानी कि ये चीज क्या बता रही है, अभी यहाँ पे 10 टू द पावर 27 लिखा है, जी यहाँ पे 27 जो एक्सपोनेंट है वो हमें बता रहा है कि 10 खुद से 27 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 2 का स्क्वायर लिखूं, तो इसका मतलब क्या कि एक्सपोनेंट यहाँ पे बता रहा है जो बेस है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और यहीं पे अगर मैं 2 का क्यूब लिखूं, तो इसका मतलब, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे जो 3 है वो क्या बता रहा है कि 2 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एन एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है, ये मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, और यहाँ पे जो m है वो एक्सपोनेंट है। और ये एक्सपोनेंट
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, 1/2, 1/3 इस टाइप का भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, if n is a positive integer, a की पावर n is equals to a का खुद से n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, एग्जाम्पल, अब यहाँ पे यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है, इसी को हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अब क्या दिया है यहाँ पे, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 बेस है, 3 एक एक्सपोनेंट है और जो एक्सपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव है। फाइव का स्क्वायर, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है। ओके, मीनिंग द बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ n टाइम्स, वो तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल। नेगेटिव एक्सपोनेंट, इफ n is a positive integer, a की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n होता है। ओके, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर -3 लिखा है। अब इसको हम जब कभी भी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट कैसा है, ये है नेगेटिव। ओके, और जब कभी भी इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन दिया होता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 और बेस को वैसे का वैसे ही लिखेंगे और जो ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है बस उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, सिमिलरली आप इसको देखिए, 5 रेज टू द पावर -2, यहाँ पे भी ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ, बस हमने साइन चेंज कर दिया। मीनिंग a negative exponent represents the reciprocal of the positive power। ओके, तो जब भी हमें इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन मिलता है जिसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 3। अब यहाँ पे आप ऐसे देखिए, अभी हमने पीछे एग्जांपल देखे कुछ इस तरीके के, वो कुछ ऐसे थे कि 4 की पावर -2, जिसको हम इस तरीके से 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे जब ये इस तरीके से लिखा होता 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर -2, तो इस केस में जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो 4 को बेस में हम ऐसे ही लिखते हैं और ये एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं 1 अपॉन करके लिखते हैं तो साइन चेंज करा, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन चेंज करके हम इस तरीके से
लिख देते हैं। आइए एक आधा एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब यहीं पे मैं लिखूं तो जब मैं यहाँ पे इस वाले केस में ऊपर से नीचे आता हूँ, लेके जाता हूँ, 1 करके लिखूंगा, तो 8 की पावर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। और यहीं पे जब हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हैं तो इस केस में जो एक्सपोनेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करेंगे जीरो एक्सपोनेंट की। फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर है, सपोज ए हमारा कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके अगर एक्सपोनेंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो जीरो हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, 7 है जो एक नॉन जीरो नंबर है, इसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट जीरो लिखा है इस तरीके से तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली 100, और यहाँ पे एक्सपोनेंट जीरो है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। यानी कि बेस में कोई भी नंबर हो और उसका ऊपर जो जो एक्सपोनेंट है वो जीरो लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये 1 कैसे होती है तो इसके लिए एक पैटर्न देखते हैं। मे बी आपके टीचर्स ने जब आपने 7th 8th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसा 7th 8th क्लास में ही है, तो आपके टीचर्स ने शायद आपको बताया हो। अगर नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ी समझने में हेल्प मिलेगी। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2⁴, 2³ 2²। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2⁴, इसका मतलब क्या है, 4 जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो क्या बोल रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन खुद से 4 बार, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। ओके। 2 का क्यूब की वैल्यू 8, 2² 4 और इसकी वैल्यू 2। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है 4 से 3 हुआ, इसकी वैल्यू 1 गिरी और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हाफ हो गई, 16 से 8 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 गिरी, ये अगेन हाफ हो गया, फिर वैल्यू 1 कम की हमने, फिर ये अगेन हाफ हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपोनेंट की वैल्यू हम 1 कम कर रहे हैं तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हाफ होती जा रही है। सिमिलरली अब आप खुद बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 1 से 0 पे आता हूं तो फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो अगेन ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 2 का हाफ 1। एंड सिमिलरली अगर हम जो अब 0 से और नीचे जाएंगे तो फिर क्या आएगा, -1, तो फिर
वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, अगेन हाफ कर दें, 1 का 1/2। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे 2 बेस है, 0 एक्सपोनेंट है और इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, if the exponent is a fraction, ये कुछ हमें एग्जांपल दिए हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आप समझ सकते हैं, एक ए यहाँ पे बेस है तो, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से 1/2, 1/3 इस तरीके से होते हैं। ओके, और इसी को हम स्क्वायर रूट बोल देते हैं और ये वाला हमारा क्यूब रूट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एक्सपोनेंट इज अ फ्रैक्शन ए की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू का स्क्वायर रूट और ए की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए। जनरल रूल, ए की पावर m अपॉन n इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ए की पावर m। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे आपको एक रूल पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो 16 के ऊपर एक्सपोनेंट 1/2 लिखा है और जो पूरा ब्रैकेट के ऊपर ये लिखा है, इस केस में हम इन एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, 1/2, जैसे हमने आपको बताया इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट उसकी पावर 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, 4 का क्यूब 64। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे ये 9 की पावर 1/2 दिया हुआ है, जो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 8 का क्यूब रूट 2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, इनके क्यूब कितने होते हैं और क्यूब रूट कितने होते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का क्यूब रूट पूछेंगे, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट पूछेंगे तो वो 2 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2, 3 का क्यूब 27, 27 का क्यूब रूट 3। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब रूट क्या है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।